बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। PHY 304 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के सिलसिले में आज का टॉपिक होगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। बेसिकली ये थर्ड चैप्टर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल को आपस में इंटरलिंक करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये कि हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि हमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का आइडिया हो जाए या हम उनको प्रिडिक्ट कर सकें। हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्रो लेवल पर जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह जो प्रॉपर्टीज हैं उनका लिंक हम ढूंढते हैं ऑन टू द माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी एक एटम की वेलोसिटी क्या होगी, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होगी, मॉलिक्यूल की डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरह होगी, मॉलिक्यूल किस तरीके से फोर्स एक्सर्ट करेगा विद ऑन टू ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एटसेट्रा। तो ये सारे माइक्रो लेवल की चीजें होंगी जिनकी बेस पर हम मैक्रो लेवल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो लेवल पर आप जानते हैं कि चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में सिस्टम मौजूद होते हैं, या हम कंसीडर कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज very high, so we have to use statistics to handle with that number of molecules or atoms. तो इसके लिए हमें थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के बारे में और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। पहले देखते हैं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स असल में साइंस है जिसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और ये डेटा बहुत ज्यादा मिकदार में हो सकता है, और फिर हम उससे एक रिजल्ट अखज करने की कोशिश करते हैं जो कि एक सैंपल का एक रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट होता है। ये सैंपल से मुराद हम वो तमाम रीडिंग्स होती हैं या वो तमाम न्यूमेरिकल डेटा होता है जो हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। So statistics is the discipline that concerns the collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data. अब स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करने के लिए हमें लाजमी तौर पे साइंटिफिक मेथड्स ही चाहिए होंगे। हम आमतौर पे साइंटिफिक स्टडीज के लिए स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं। हम इंडस्ट्रियल, सोशल प्रॉब्लम, कन्वेंशनल कोई भी हमारे पास डेटा हो, उन तमाम को किसी खास मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल के अंडर स्टडी करते हैं और उससे हम रिजल्ट अखज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स हमारे पास वो ब्रांच ऑफ साइंस होगी जो हमें लार्ज नंबर ऑफ डेटा को एनालाइज करके और उससे रिजल्ट इन्फर करने में हेल्प करती है। अब हम आते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की तरफ। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए हम कह सकते हैं कि इट इज द डिस्क्रिप्शन of physical phenomena in terms of statistical treatment of the behavior of large number of atoms or molecules, especially as regard the distribution of energy among them. चूंकि हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स की, तो इसमें मॉलिक्यूलर मोशन की बात करेंगे, किस तरीके से एटम मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, उनकी एनर्जीज क्या होंगी, और वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी। क्या तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी होगी? ऐसा नहीं होगा। अगर हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी डिफरेंट है, उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, तो लाजमी तौर पे हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी वो बहुत ज्यादा हो सकती हैं जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके बात करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज वन ऑफ द पिलर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ये हमें मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन को रिलेट करती है माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर जो कि फ्लक्चुएट करते हैं ऑन एन एवरेज। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो तमाम के तमाम फ्लक्चुएट कर सकते हैं। एक एटम का बिहेवियर दूसरे एटम के बिहेवियर से डिफर कर सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फ्लक्चुएटिंग पैरामीटर्स हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, वो किस तरीके से मैक्रोस्कोपिक लेवल को लिंक कर रहे हैं, यही हमारा काम होगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में।
connect thermodynamic quantities such as heat capacity to microscopic behavior, whereas in classical thermodynamics, the only available option would be to measure and tabulate such quantities for various material. यानी हमें बहुत सारी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ हम नोट करते हैं, उनको मेजर करते हैं, लेकिन उनके पीछे रूट काजेस के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है, लेकिन वो वैल्यू किस तरह चेंज हो रही है या वो वैल्यू वहां पर कैसे इंटरप्रेट की जा सकती है, मैथमेटिकल मॉडल क्या हो सकता है, दैट विल provided by the statistical mechanics. अब हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ही है व्हेन इट इज अप्लाइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम कह सकते हैं दिस इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स व्हिच ट्रीट एंड एक्सटेंड क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स and is known as statistical thermodynamics, or it is also known as equilibrium statistical mechanics. हम ये कह सकते हैं कि ये असल में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की ही ब्रांच है जो हम अप्लाई करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, तो वो हमारे पास स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स बन जाती है। अब primary goal of statistical thermodynamics is to drive the classical thermodynamics of material in terms of the properties of their constituent particles and the interaction between them. मतलब ये क्या इसका जो बुनियादी मकसद होगा कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है वो ये करती है कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के मटेरियल की प्रॉपर्टीज को उसके पार्टिकल्स की सूरत में और उनके इंटरेक्शन के सूरत में बयान करती है। तो statistical thermodynamics provide a connection between the macroscopic properties of material in thermodynamic equilibrium and the microscopic properties behavior. यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो एलिमेंटल बिहेवियर है, आप ये कह सकते हो कि मॉलिक्यूल का बिहेवियर जो होगा वो उसकी मदद से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर उनकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। अगर किसी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो क्यों होगी, अगर कम है तो क्यों होगी, अगर किसी जगह पर प्रेशर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो उसकी क्या वजह हो सकती है, और अगर वो ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा तो उसकी वजह क्या हो सकती है। ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है जो माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटीज को मैक्रोस्कोपिक आइडेंटिटीज के साथ कनेक्ट करती है। जैसे स्पीड ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की मदद से हम लिंक कर सकेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल या टेम्परेचर के साथ। So the study of this two-way translation between the behavior of the individual element and the properties of system as a whole is called statistical mechanics. इसी को हम statistical thermodynamics कह देते हैं जब हम उसको thermodynamics के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टैट हम वहां पर अप्लाई करते हैं या स्टैटिस्टिक्स हम वहां पर अप्लाई करते हैं जहां पे हमारे पास डेटा की तादाद बहुत ज्यादा होती है, यानी हमारे पास जो डाटा पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं या सैंपल साइज बहुत ज्यादा होता है, तो फिर हम उसको एवरेज बिहेवियर उसका कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मॉडल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम देख लेते हैं कि क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आप अगर एक खास क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, उस क्वांटिटी की वैल्यूज मुख्तलिफ पॉइंट्स के हवाले से या मुख्तलिफ जो एलिमेंट ऑफ द सिस्टम है उनकी वैल्यूज किस तरह वेरी कर रही है, हम उन तमाम वेरिएशंस को अंडर सर्टेन मॉडल जब इकट्ठा करते हैं तो दैट विल बी द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। The distribution of a statistical data set or population is a listing of function showing all the possible values
are interval of data and how often they occur. जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर, तो इसका मतलब आप x की वैल्यू देते जाएंगे तो आपको y की वैल्यू हासिल होती जाएगी। तो 2x स्क्वेयर इज द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x विच जनरेट द वैल्यू ऑफ y। सो हम यहां पर भी यही करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं जिसमें अगर हम वेरिएबल्स की वैल्यू देते जाएंगे तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हासिल होती जाती है। तो वो फंक्शन किस तरीके से बनेगा वो हम स्टैटिस्टिक्स की मदद लेंगे। हम स्टैटिस्टिकल मॉडल अप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर जिससे हमें स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है। मसलन अगर हम टेम्परेचर के हवाले से बात करना चाहें तो टेम्परेचर विद इन सिस्टम कहां कहां पर कौन कौन सी वेरिएशन आती हैं, टेम्परेचर स्पीड के साथ किस तरह इंटरलिंक्ड होगा, टेम्परेचर डेंसिटी के साथ किस तरह इंटरलिंक्ड होगा, इसी तरह टेम्परेचर कोलिजन के साथ किस तरह इंटरलिंक्ड होगा। तो ये सारी चीजें हम स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले के अंदर मर्ज करेंगे। When a distribution of categorical data is organized, you see the number or percentage of individual in each group. इसी तरीके से when a distribution of numerical data is organized, they are often ordered from smallest to largest, broken into reasonably sized group if appropriate, and then into graphs and charts to examine the shape, center, amount of variability in the data, etc. अब इसमें दो टर्म हमने यूज की, एक हमने कहा न्यूमेरिकल डाटा और दूसरा हमने टर्म यूज की कैटेगोरिकल डाटा। मिसाल के तौर पे हम कोई क्वेश्चनियर फिल करवाते हैं और क्वेश्चनियर के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज हम पूछते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके अगेंस्ट हमें नंबर वैल्यू हासिल नहीं होती, हमें कलर की सूरत में हासिल हो सकती है, हमें किसी चीज के पसंद नापसंद की सूरत में डाटा हासिल हो सकता है, वहां पे हमें न्यूमेरिक वैल्यूज हासिल नहीं होती। तो ऐसी सूरत में हम उसको कैटेगोरिकल डाटा का नाम देते हैं और आमतौर पे क्वालिटेटिव किस्म का एनालिसिस वहां पर किया जाता है। जबकि जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल डाटा की तो वहां पे हमें हासिल होते हैं नंबर्स। अब वो नंबर्स को हम अरेंज करते हैं। अरेंज करने का तरीका ये होता है कि हम उन नंबर्स को आमतौर पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उसके बाद हम उनकी एवरेज निकालते हैं, हम उनका ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम देखते हैं कि उसके अंदर वेरिएशन कितनी हो रही है, कितनी तेजी से वेरिएशन हो रही है। ये तमाम चीजें हमें स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से हासिल होती हैं। यानी हम अरेंजमेंट किस तरीके से उस डाटा को करते हैं तो वही हमारे पास स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। जब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर डाटा को इकट्ठा करते हैं तो हम उसमें से अक्सर जगहों पे हमें मीन वैल्यू को निकालने की जरूरत पेश आती है। मीन वैल्यू को हम आमतौर पे एवरेज वैल्यू भी कह देते हैं और उसके साथ साथ बाज़ जगहों पे हम उसको अरिथमेटिक मीन का नाम भी देते हैं। एवरेज वैल्यू से मुराद ये है कि ये हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है कि अगर उन तमाम एलिमेंट को जो उसके अंदर डाटा की सूरत में हमारे पास है उन तमाम को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास उतना ही उसका सम बनेगा जितना इंडिविजुअल वैल्यूज को जो जिनको हम जमा करने जा रहे हैं जो उससे हासिल होता है। तो इस वजह से एवरेज वैल्यू को जब हम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आमतौर पे तमाम वैल्यूज का सम लेते हैं और फिर उसको नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। जब हम तमाम वैल्यूज का सम लेंगे और उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे तो जो एवरेज वैल्यू हासिल होगी वो असल में अगर हम उस एवरेज वैल्यू को नंबर ऑफ वैल्यूज से मल्टीप्लाई करें तो सम उसके बराबर आ जाता है जो हमें टोटल यहाँ पे हासिल हो रहा था आफ्टर एडिंग अप ऑल द क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे हम चंद वैल्यूज के एक डाटा लेते हैं, जैसे यहाँ पे 25, 26, 28, 36, 45, 56 और 32 ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। इन तमाम को जब पहले हम जमा करें और जमा करने के बाद हम नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि तादाद में इस वक्त 7 वैल्यूज हैं, अब इसको डिवाइड करें तो हमारे पास ये 35.73 हासिल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 35.43
वाली 7 वैल्यूज होती तो उस सूरत में भी हमारे पास रिजल्ट वही होता जो इन तमाम वैल्यूज को ऐड करने से हासिल हो रहा है। तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू कहलाती है। लेकिन जब हमारे पास डाटा की तादाद बहुत ज्यादा हो, जहां पे ये मुमकिन ना हो कि हम उन तमाम को इंडिविजुअली ग्रुप्स की सूरत में डिवाइड कर लेते हैं, बजाय इसके कि सारा डाटा एक ही वक्त में हम अकेले अकेले नंबर को ऐड करें, हम क्या करते हैं कि तमाम डाटा के अंदर डिवीजन बजाय उसको अरेंज करने के न्यूमेरिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको ग्रुप्स के अंदर अरेंज कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्ज करें कि कुछ डाटा हमने कलेक्ट किया विच इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स passing through a point with different speeds, the number of vehicles grouped with speed interval of 5 miles per hour। मतलब ये कि हमने देखा कि 0 से 5 माइल पर आवर वाली स्पीड वाली गाड़ियां कितनी है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरह करते करते जो मैक्सिमम हमारे पास गाड़ी स्पीड के साथ गुजरी वो अगर 65 वाली हो सकती है या 64, 3 वाली हो सकती है, तो वो हमारे पास आखिरी इंटरवल 60 to 65 होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इक्वल इंटरवल्स के साथ ग्रुप्स बना लेंगे गाड़ियों के कि कितनी गाड़ियां किस ग्रुप में लाई करती हैं। अब उसको एक टेबल की सूरत में अगर हम अरेंज करें कि जैसे ये 0 से 5 तक 23 हैं, 5 से 10 तक 41 हैं, इसी तरह 10 से 15 तक 54 हैं, 15 से 20 तक 95 गाड़ियां हैं, इसी तरह चलते जाएं तो ये हमारे पास 60 to 65 7 व्हीकल्स पास कर रही हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो इस डाटा का हमने एक टेबल बना लेना है। अब हर इंटरवल जो इस डाटा में मौजूद है, जैसे 15 से 20, ये हमारे पास एक बिन कहलाती है। ये डाटा इंटरवल इज कॉल्ड अ बिन, और हम इसके लिए कोई कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू असाइन कर देते हैं जो आमतौर पे मिड पॉइंट होता है। जैसे ये 0 से 5 तक की अगर हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि इनका मिड पॉइंट 2.5 है, तो हम इसके लिए 2.5 इसको असाइन कर दें। 5 से 10 तक के डाटा को हम 7.5 असाइन कर देते हैं सॉरी। तो इसी तरीके से हमारे पास हर इंटरवल का मिड पॉइंट हम उसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ले लेते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू लेने के बाद हम डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम डाटा को एक्स एक्सिस के अलोंग इंटरवल ले लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग हम वैल्यू ले लेते हैं एन, जो यहां पे नजर आ रहा है, डाटा बन जाता है। ये जो हमारे पास डायग्राम बनेगी इसको हम हिस्टोग्राम का नाम देते हैं। गौर करें कि यहां से 0 से 5 तक हमारे पास एक इंटरवल है, 5 से 10 तक ये दूसरा इंटरवल है। अब इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट होगी ये नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट है, जबकि इसकी जो विड्थ है, मैं अगले पे बना लेता हूं, ये जो विड्थ है ये इंटरवल ऑफ स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास विड्थ से स्पीड इंटरवल वो किस रीजन में लाई करेगी व्हीकल, और हाइट से हमें आइडिया होता है कि वो कहां कितनी गाड़ियां उस स्पीड इंटरवल के अंदर मौजूद होंगे। अब अगर देखें तो यहां पे ये हमारे पास जो इंटरवल है जो कि 35 to 40 बनता है, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सबसे ज्यादा तादाद गाड़ियों की इसी इंटरवल में मौजूद है। और अगर हम इसकी मीन निकालना चाहें तो हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए हमें फिर स्टैटिस्टिकल फार्मूला बनाना पड़ेगा। अब हम इस डाटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो 0 से 5 तक की हमारे पास जो गाड़ियां थी उन तमाम की तादाद 23 है, और हमने कहा कि इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव या कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू हो सकती है उसको हम मिड पॉइंट अगर लेते हैं तो वो 2.5 बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम बजाय इसके ये देखें कि 1 माइल पर आवर
वाली कितनी गाड़ियां, 2 माइल्स पर आवर वाली कितनी गाड़ियां, 3 वाली कितनी है, 4 वाली कितनी है। हम सपोज कर लेंगे कि ये 23 गाड़ियां जो 0 से 5 वाली स्पीड के इंटरवल में मौजूद हैं, उन तमाम की स्पीड 2.5 माइल पर आवर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सूरत में इसकी जो टोटल स्पीड बन जाएगी वो 57.5 बन जाएगी। ये डाटा मैंने एक्सेल की शीट में फीड करने के बाद इसका रिजल्ट निकाला है, यानी 23 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। इसी तरह 41 नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं इन द इंटरवल 5 to 10। अब अगर 5 to 10 की करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू अगर हम 7.5 ले लें तो उस सूरत में टोटल हमारे पास जो मिकदार बनेगी स्पीड की फॉर ऑल 41 vehicles, that will be equal to approximately 307.5 mile per hour। तो ये हमारे पास इसी तरीके से करते करते फर्ज करेंगे ये हमारे पास 35 to 40 इंटरवल के दरमियान 186 व्हीकल्स मौजूद हैं। तो हम बजाय इसके कि इसकी वैल्यू 35, 36, 37, 39 एंड 30, 40 वगैरह लें, हम तमाम की वैल्यूज को इसका मिड पॉइंट लेके 37.5 ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल स्पीड आ जाएगी फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल। और अगर हम इन तमाम व्हीकल्स को ऐड करें तो ये हमारे पास 12.5 बनती हैं, सॉरी 1205 बनती हैं, यानी 1205 गाड़ियां होंगी जिनका हम डाटा एनालाइज करने जा रहे हैं। और जब हम टोटल स्पीड की बात करें तो बजाय हमने 1205 गाड़ियों को जमा करने के, हमने इनके वैल्यूज जो इंडिविजुअल बिन में वैल्यूज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ व्हीकल से हासिल की, उन तमाम को जमा करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हासिल हो जाएगी 39047.5। ये हमारे पास वैल्यू बनती है टोटल वेलोसिटी, यानी हम एज्यूम कर सकते हैं कि 1205 गाड़ियों की जो टोटल वेलोसिटी सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज वो इतनी बनेगी। तो इसका मतलब अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू लेना चाहें तो अल्टीमेटली इसको और इस टर्म को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी टोटल वेलोसिटीज का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ वैल्यूज, तो वो हमारे पास 32.40 बन जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज कैलकुलेट की है हमने विद द हेल्प ऑफ इंटरवल्स, जो ऑलमोस्ट उतनी ही बनती है जितनी अगर हम 1205 को इंडिविजुअल करके बनाएंगे तो भी तकरीबन इतनी ही बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बेहतर मेथड होगा। तो इसके लिए फिर हम मैथमेटिकल जो फार्मूला कि सम ऑफ ऑल द स्पीड्स ऑफ द व्हीकल्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन ए पर्टिकुलर बिन, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को नंबर ऑफ व्हीकल से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उन तमाम को ऐड कर दिया। जब ऐड कर लिया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स भी मौजूद है, टोटल वेलोसिटी भी आ गई, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू सम ऑफ स्पीड्स ऑफ ऑल व्हीकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं सिग्मा आई वी आई इन टू एन वी आई डिवाइडेड बाई एन ऑफ वी आई। इसका मतलब ये है कि ये तो हमारे पास सम ऑफ ऑल द नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स हम उसको एन कह सकते हैं, जबकि ये हमारे पास हर इंटरवल की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को नंबर ऑफ व्हीकल्स फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरवल हासिल होने के बाद मल्टीप्लाई होने के बाद ये रिजल्ट आएगा और फिर हम उनको तमाम को जमा कर लेंगे तो इस तरीके से हमारे पास टोटल स्पीड ऑफ दी व्हीकल्स आ जाएगा। तो वी कैन से दैट एवरेज, जिसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखा जा सकता है कि हम v के ऊपर बार लगा दें या लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर इसको ब्रैकेट के अंदर इसको लिख सकते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू वी आई, ये हमारे पास सिग्मा वी आई और एन वी आई ओवर सम ऑफ ऑल दिस इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ए पर्टिकुलर बिन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ अ व्हीकल इन ए पर्टिकुलर इंटरवल।
तो वी कैन से दैट दिस विल बिकम 32.4 माइल पर आवर अगर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें। यहां पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की टर्म इस्तेमाल की जाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी दफा डाटा रिपीट हो रहा है। A frequency is the number of times a given datum occurs in a data set. और कितने दफा रिपीट हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मतलब फर्ज करें कि 1205 हमारे पास टोटल वैल्यूज थी, उसमें फर्ज करें कि 15 दफा एक डाटा रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब 15 को हम 1205 से डिवाइड करेंगे तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज एन ऑफ वी आई, यानी ये हमारे पास पर्टिकुलर वेलोसिटी का नंबर है, कितनी दफा रिपीट हुआ, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, दैट इज एन ऑफ वी आई डिवाइडेड बाय एन। अब इसको हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम दिया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो डाटा लिखा था सम ऑफ वी आई इंटू एन ऑफ वी आई डिवाइडेड बाय दिस वन, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज वी आई इंटू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ वी आई। यानी हम जितनी भी वैल्यूज लेंगे उन तमाम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को उसके रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के अगेंस्ट जो हमारे पास नंबर आ रहा है उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एवरेज वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, और फिर हम उस स्टैटिस्टिक्स को किस तरह अप्लाई करते हैं अपने डाटा के ऊपर। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हमने थोड़ा सा स्टैट के बारे में और एवरेज वैल्यू के हवाले से, जब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज बहुत ज्यादा हो तो वो एक नया कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे सीखा। होप आप लोगों को तमाम पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।